नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम विभिन्न विषयों को लेकर के आपके सामने आते रहते हैं। आज एक बेहद गंभीर विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकाएक रात को 12 बजे घोषणा किया कि 500 और 1000 के नोट बाजार से बंद किए जा रहे हैं, पूरा देश भौचक रह गया। राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, सभी लोग इस निर्णय को लेकर के तमाम किस्म की बातें करते रहे। उन्हीं विषय को समीक्षात्मक रूप से हमारे मित्र राजेश झा ने एक पुस्तक का रूप दिया है, नोटबंदी से नोटबंदी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बाध्य होना पड़ा इस नोटबंदी के लिए, इस पुस्तक में पूरा वर्णन किया है। इसके लिए, इस पुस्तक की समीक्षा की बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे मार्गदर्शक ओम प्रकाश जी ने राजेश झा से, जो लेखक है पुस्तक के, उनसे बातचीत की और कुछ कड़वी बातें कही और कुछ कड़वी बातें उनसे कहलाई गई। आइए देखते हैं कि इस इंटरव्यू में क्या बातें हुई। राजेश भाई, अर्थशास्त्र में हिंदी के जानकार बहुत कम मिलते हैं, पत्रकार भी बहुत कम मिलते हैं। आप लगातार अर्थशास्त्र की पत्रकारिता कर रहे हैं, हिंदी में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी अभी ये जो किताब आई है, नोटबंदी से नोटबंदी, ये बहुत अच्छी किताब है। आपने बहुत मेहनत से लिखी है और इस पर मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। क्यों नोटबंदी आई, क्यों, इसके कारणों पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देश के अंदर मौद्रिक प्रवाह जो था, 1 नंबर का नोट 4-4, 5-5 चल रहा था। हमारे रिकॉर्ड में जैसे कि 100 ही नोट हैं, लेकिन मार्केट में 400 नोट चल रहे थे। और 400 नोट चलने की वजह से क्या हो रहा था कि उसका 100 गुना, आप समझ लीजिए, उत्पादकता खत्म हो रही थी। तो जैसे कि 400 है तो वो करीब करीब 4000 नहीं, लगभग 40,000 के आसपास की जो है ना इकोनॉमी आपकी मार्केट में से, जो मौद्रिक प्रवाह की वजह से जो क्रिएट हो रही थी, उसका बेनिफिट सिर्फ आपके पास 10,000 तक का आ रहा था। 30,000 उस तरीके से गायब हो रहे थे। तो उत्पादन, निर्यात, सब कुछ के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर क्यों हो रही है। ये जब जांच चलने लगी तो आरबीआई को पता चला कि कई एटीएम जो हैं वहाँ पे जाली नोट डाले गए हैं। और जब जाली नोट की जांच होने लगी तो पता चला कि एसबीआई के गोडाउन में जाली नोट हैं। जी। और जब एसबीआई को बताया गया कि कहाँ से आया तो पता चला कि ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सप्लाई की है। अब रिजर्व बैंक के वहाँ जब डाला गया, जहाँ छापेमारी हुई, तो पता चला कि वहाँ उनके अपने गोडाउन में जाली नोट पड़े हुए हैं। तो ये लंबे समय से चल रहा था जी। तो आखिर रीजन क्या था, कारण क्या था कि ऐसा चल रहा था। ये ज़्यादा गड़बड़ी शुरू हुई जब पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री बने थे। जी। और वाणिज्य मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। बाद में प्रणब मुखर्जी रक्षा में लाए गए। फिर प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने जी, तो उससे पहले थोड़े समय के लिए प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे। जी। जी। प्रणब मुखर्जी को बताया गया था कि भारत का एक मशीन जो है नोट प्रिंटिंग का, जी, वो कबाड़ करके बेचा गया। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने खरीदी और वह कंपनी ने डिलीवरी ली दुबई में। जी। और दुबई में उसने और बड़ा स्क्रैप बता करके कि हमारे किसी काम का नहीं है, जो बेचा वो सीधा का सीधा पाकिस्तान चला गया। जी। और पाकिस्तान में जो कंपनी हमारे लिए, जो डेलारू इंटरनेशनल, जो हमको कागज़ की सप्लाई करती थी, इंक की सप्लाई करती थी, सिक्योरिटी मेजर्स की सप्लाई करती थी, उसी से पाकिस्तान भी खरीदता था। जी। और इस तरीके से क्या हुआ कि हमारी मशीन जब पाकिस्तान में पहुंची तो वहाँ से धड़ाधड़ जो है ना जाली नोट छपने शुरू हुए। जाली नोट बर्मा के थ्रू और बांग्लादेश के थ्रू, नेपाल के थ्रू भारत में जी भेजे जाते थे। जी। प्रणब मुखर्जी को जब ये पता लगा तो प्रणब मुखर्जी ने डेलारू इंटरनेशनल का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया था। जी। प्रणब मुखर्जी संयोग से राष्ट्रपति जब बने और इन जो जाली नोट का जो गिरोह है, उनके दुर्भाग्य से मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो मोदी ने उनको बताया कि इस तरीके की सूचना है और हम सितंबर में नोटबंदी करेंगे। जी। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और प्रणब मुखर्जी ने उनको कहा था कि किस तरीके से दोबारा चिदम्बरम जब आए तो उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव कर दिया था। अब राष्ट्रपति थे तो ये तो डे टू डे पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। तो जब ये बातें आई तो पूरी तैयारी चल रही थी कि नोटबंदी करेंगे, किस तरीके से करेंगे, पूरी डिजाइनिंग चल रही थी। अचानक पता लगा कि जब ये प्रणब जी से मिलने गए थे तो उस दिन पता भी नहीं था कि इनको अभी मुझे नोटबंदी करनी पड़ जाएगी।
40 लाख करोड़ रुपए भारत में प्रवेश कर चुके थे, जो सुबह इकोनॉमी में आ जाते और हम कोलैप्स कर जाते। क्योंकि नई सरकार थी, कोलैप्स कर जाते। तो मोदी जी को प्रणब जी ने सजेस्ट किया कि आप इसको इमीडिएटली जो है तो रोकिए, और मोदी जी ने उस तरीके से देश में घोषणा की। और यही बात थी कि लोग कह रहे हैं कि कैबिनेट में भी चर्चा नहीं हो पाई, तो ऐसा नहीं था, प्रोसेस चल रहा था। अचानक करना पड़ा तो लोगों को थोड़ी सी असुविधा हुई। अरुण जेटली जी ने भी जो कहा था कि महत्वपूर्ण रहा, तो उसकी वजह यही रही है। और इसके पीछे मुख्य खिलाड़ी यदि कोई है तो प्रणब मुखर्जी जी हैं, जिन्होंने देश की इकोनॉमी को बचा लिया। तो क्या आपको लगता है कि एक दिन में इतना पैसा आने वाला था जिससे इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब हो जाती? 40 लाख करोड़ रुपया आपके पास आ चुका था। हमारे उस समय जो है इकोनॉमी बहुत ही कमजोर थी। जब से भारत में दाऊद इब्राहिम की बात सामने आई, लगभग 1980, 82, 85 के बाद से जी, लगातार जाली नोटों के कारोबार पे भी उतनी ही चर्चा होती रही। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था कि पाकिस्तान भारत में जाली नोट भेज रहा है, और उसी का एक परिणाम था कि पंजाब में इंसर्जेंसी जिस मात्रा में फैली थी, या कश्मीर में आतंकवादियों को जो मदद दी जा रही थी, वो सारा जाली नोटों के कारोबार पे ही था। भारत सरकार की तरफ से कई बार कहा जा चुका था। तो भारत सरकार ने इसके पहले ऐसे कौन नहीं स्टेप लिए कि जिनसे नोटबंदी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जाली नोट नहीं बन सकती, इकोनॉमी में इस बड़े पैमाने पर नहीं आ सकते थे? क्या आपको लगता है कि केवल प्रणब मुखर्जी की इच्छा थी कि डेलारू से किया जाए, या एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, कांग्रेस की रिक्वायरमेंट थी? नहीं, प्रणब मुखर्जी की इच्छा नहीं थी डेलारू से। प्रणब मुखर्जी ने डेलारू को रोका, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। हुआ क्या है, यदि हम इसके जड़ में जाते हैं तो 1947 में जब हमने रुपये दिए थे, तो एक ही नोट जो है ना दोनों देश में चलते थे, और पाकिस्तान उसमें अपना मुहर मार के चलाता था। गलती से प्रणब मुखर्जी बोल गया, चिदम्बरम की बात कर रहा था जी। तो ये है, वहां से शुरुआत वहां हुई है 1947 में जी। तो 1947 से 52 तक एक ही नोट भारत में भी चलते थे, पाकिस्तान में भी चलते थे। पाकिस्तान का नोट यहाँ गलती से आ गया तो स्याही मिटाने वाली जो है लिक्विड, उससे मिटा करके उसको भारत में चला लिया करते थे। भारत से वो बाहर गए, उधर पाकिस्तान की तरफ चले तो वहाँ फिर वो मुहर मरवा लेते थे। पाकिस्तान के साथ स्थिति ये रही कि जब उन्होंने, क्योंकि हम बहुत ही उदार देश रहे हैं, तो नेहरू जी ने भी इस बात को नहीं समझा, चालाकी को ध्यान नहीं दिया, और एक ही एजेंसी से वो भी कागज खरीदते थे नोट प्रिंटिंग का, हम भी खरीदते थे। और ये वजह थी कि वो चलती रही। 71 में इंदिरा गांधी के सामने ये सवाल आया था कि वो नोटबंदी करें, वो छापेमारी करें, लेकिन चूंकि उन्होंने बांग्लादेश पे कार्रवाई करवाई थी, बांग्लादेश का निर्माण किया था, और रसिया के दबाव में वो थी। बांग्लादेश विजय हमारी विजय नहीं है, अगर हम जाने उसमें, हालांकि वो मेरा विषय नहीं है, उसमें मैं विशेष में नहीं जाऊंगा। तो इंदिरा जी ने उस चीज़ को टाला, लेकिन इंदिरा जी ने क्या क्या चालाकी कि वो छोटे छोटे सिक्के जो है ना, उनको उन्होंने बिना बताए चलन से बाहर करना शुरू किया था जी। तो ये जब आई, जब चिदम्बरम फेयर डील घोटाले के बाद चिदम्बरम बदनाम हुए, इसके बावजूद भी सस्टेन किए गए, और वह अरविंद राजा मायाराम, ये दो व्यक्तियों ने मिलकर के पूरे देश की इकोनॉमी को डुबो दिया। क्या महत्वाकांक्षा रही होगी चिदम्बरम की, आप क्या सोचते हैं? चिदम्बरम की महत्वाकांक्षा के क्या कह सकते हैं? जब आदमी के अंदर करप्शन आ जाए, उनके विचार में ही करप्शन हो, आचरण में करप्शन हो, तो कुछ भी कर सकता है। देश की इकोनॉमी को जिस तरीके से सोनिया जी की बहन यहाँ से मॉन्यूमेंट्स ले जाती थी, मूर्तियां ले जाती थी, उस तरीके का इन्होंने भी एक धंधा कर रखा था। तो आपको लगता है कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं था जो इस चीज को समझता न रहा हो, रोकने की कोशिश न की गई हो? अगर रोकने की कोशिश नहीं करते तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनते, राष्ट्रपति नहीं बनते। ये प्रणब जी की बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, उसमें बहुत सारे नेता थे, बड़े ही अच्छे नेता अभी भी थे और हैं। तो क्या उनमें से किसी की चेतना नहीं जगी इस चीज को रोकने के लिए? इस बात का कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला। ये कहा जाता है कि नोटबंदी उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख करके की गई। मुलायम सिंह जी और मायावती जी को शायद जो काला धन था उसको रोकने के लिए, कि चुनाव में काला धन न आ पाए। जनरल फीलिंग जो क्रिएट हुई वो यही रही। आपको क्या लगता है इस बार? मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी इच्छा से राष्ट्रपति कार्य कर रहे होंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि प्रणब मुखर्जी जी ने उनको कहा कि अभी ही आपको करना है, सितंबर तक का आप इंतजार नहीं कर सकते। इस बात को कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं? प्रणब मुखर्जी ने ऐसा कहा। प्रणब मुखर्जी ने इमरजेंसी कॉल किया था प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, वहाँ से निकलने के बाद सीधे उन्होंने टेलीकास्ट किया अपने स्टेटमेंट को। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आप? हाँ, मैंने उसका उल्लेख किया है। इसका उल्लेख किया जी। हुआ है।
क्योंकि नोटबंदी एक ऐसा झटका था जिससे भारतीय समाज को बहुत परेशानियां हुई। लोग दूसरी जगहों पे चले गए और दिक्कतें आई, बड़ी दिक्कतें आई। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आई, जो तथ्य भी होगी, कि जितनी नोटें थी उतनी नोटें तो सब जमा हो गई। जितनी काली या जाली नोटें हम लोग बोलते हैं, वो सारी की सारी तो बैंकों में जमा हो गई। और बैंकों में एक ऐसा लाइन लग गई कि जहां मनमानी चल रही थी, बैंक मैनेजर जो भी चाह रहे थे वो कर रहे थे। कहा गया कि इस पर इफेक्टिव रोक लगाई जाएगी, लेकिन भारत सरकार कुछ मामलों में कुछ जगहों पे जांच हुई होगी, लेकिन ऐसी कोई जांच नहीं हुई। कुल मिला के ये हुआ कि जितनी जाली नोटें थी वो भारत के सिस्टम में फिर से वापस आ गई, वैसे के वैसे उसी रूप में। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक ही नंबर के 4 नोट चल रहे थे, असल नोट तो एक ही था, 3 तो फालतू था। तो मतलब 3 गुना करेंसी आपकी मार्केट में थी, 1/4 ही आपके पास वापस आई। आपके रिकॉर्ड में वो 100% हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में तो वो 400% थी। ठीक है, रिकॉर्ड में, लेकिन रिकॉर्ड में तो जितना जारी था उतना का उतना पूरा चला हाँ, वो आया। और जितना नकली था वो भी पूरा का पूरा चला नकली नहीं आया। नकली आता तो 200% होता ना। जब 99.85% आपका लौट के आया, 0.15% लौट के नहीं आया। 0.15% हम मानते हैं कि वो नष्ट हो गया हुआ, चलन में चलते हुए खराब हो गया, फट गया, कुछ हो गया, नहीं आया। मैंने 100% ये जो आया वो नोट आया जो आपने सर्कुलेट किया ऑफिशियली। अनऑफिशियली जो नोट आए थे 300 वो तो चले गए। अगर वह नहीं होता तो जावेद खुनानी क्यों आत्महत्या करता पाकिस्तान में? पाकिस्तान का बिल्डर आत्महत्या करता है जो कि उसका सबसे बड़ा डीलर था जाली नोट भेजने का। ये जरूर कहा गया कि इसका एक बड़ा बेनिफिट होगा कि जो नारकोटिक्स का ट्रेड है वो घटेगा, आतंकवादियों को पैसा कम होगा। लेकिन कुल मिला के देखिए तो स्थिति वही की वही बनी हुई है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन इसलिए नहीं आया कि मौद्रिक, जब हम आतंकवाद की बात करते हैं या नारकोटिक्स में जाते हैं, उसके वो ड्रग्स वगैरह के या आप डार्क वेब की बात करते हैं, तो वहाँ जो बिजनेस होता है उसका, जैसे कि बिटकॉइन एक नया उन्होंने मीडियम बनाया हुआ है, उस तरीके से वो करेंसी हमेशा बदलते रहे हैं। हमारे इस करेंसी से उस करेंसी का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअल असर क्या हुआ नोटबंदी का कि पाकिस्तान का पैसा भारत में आने से रुक गया? पाकिस्तान का पैसा भारत में आने से रुक गया। पाकिस्तान ने क्या किया था, इसमें एक और कमाल हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ से जाली नोट नेपाल के बैंक में डाल दिया था। भारत सरकार को नेपाल को बताना पड़ा, बर्मा को बताना पड़ा कि यदि हमने 100 रुपये से अधिक का नोट नहीं स्वीकारने के लिए आपको दिया हुआ निर्देश, तो हम आपसे 1000 रुपये का नोट नहीं लेने वाले हैं। इस वजह से इकोनॉमी पाकिस्तान की भी गड़बड़ाई, श्रीलंका की भी गड़बड़ाई, बांग्लादेश की गड़बड़ाई, सिंगापुर भी कांप गया। तो इतना बड़ा मैनेज पाकिस्तान खड़ा कर ले गया भारत के खिलाफ। जी, भारत सरकार क्या कर रही थी, आपको क्या लगता है? ये एक मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी या राष्ट्र के प्रति उस तरीके का। एक देश जो हमारा अहित चाहता है, जो हमारे खिलाफ लगातार काम करता है, हमारा एक हिस्सा है जो कायदे से हमारा हिस्सा होना चाहिए था, हमारा ही होना चाहिए था और होना चाहिए, वो इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ कर ले और हम सोते रह जाए और रातों रात एकाएक हमको नोटबंदी करनी पड़े, ये भारत की समूची राजनीति पर एक कड़ी टिप्पणी हो सकती है कि हमारी राजनीति कर क्या रही थी। अभी आप उसके क्या लाभ देख रहे हैं? नोटबंदी जो की गई, आज की तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं, कई साल बाद बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसका पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ा? देखिए, इकोनॉमी में 2-3 चीज़ें हुई। एक तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, खाते लोगों के ठीक हुए, डिजिटल पेमेंट की वजह से टैक्स बेस बढ़ा हमारा और डेटाबेस हमारा बड़ा हुआ। कई इंडस्ट्रीज जो थी वो कैश में जो काम करती थी, वो जब कैश में काम करना उसने बंद किया है और उसके अकाउंट ठीक हुए हैं, तो रियल जो बेनिफिट होना चाहिए देश को उस इकोनॉमी का मिल रहा है। ब्लैक मनी का क्रिएशन पहले जो 800% था वो घट करके आज 169 to 175% पर रह गया है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी का क्रिएशन नहीं हुआ, आज भी हुआ है, उसको पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता, यदि मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि ब्लैक मनी सिर्फ वो है, अनअकाउंटेड अमाउंट जो है आपका, जो आपने अर्न किया है वही ब्लैक मनी है, जिस पे आप टैक्स पे कर रहे हैं वो ब्लैक मनी नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई है और कई इंडस्ट्रीज को इसका बेनिफिट मिला है। बैंकों के पास प्रचुर मात्रा में जो पैसे आए हैं तो उसने इंडस्ट्री को इन्वेस्ट भी किया है, दिया भी है। और जैसे मुद्रा योजना आपकी चल रही है और दूसरी छोटी योजनाएं चल रही हैं, स्टार्टअप्स के लिए पैसे सरकार के पास हैं। अभी ये इस सरकार के, मोदी सरकार के आने से पहले हमारे एंटोनी साहब कह चुके थे कि हमको तो सिर्फ बड़ी मुश्किल से हम लोगों को सैलरी दे पा रहे हैं, आर्म्स हम नहीं खरीद सकते, और हम अभी दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स
खरीदने वाले देश बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आई हैं, तो इसका इफेक्ट ये है। और नोटबंदी जैसी जो बड़ी घटना होती है ना, वो एक तरीके से समझिए कि उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं, वो तात्कालिक प्रभाव नहीं हो सकते, उसके नहीं देखे जा सकते। तत्काल में सिर्फ कष्ट ही होगा। मध्य काल से लेकर के उसका जो एक कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड जो है, वहाँ पे आपको इसके बेनिफिट दिखते हैं, और वो अब हम देखने लगे हैं। अभी पाकिस्तान से भारत के इकोनॉमी में कितने नोट आ रहे हैं, कितने परसेंट आ रहे हैं? अभी लगभग मुझे लगता है कि 10% से प्लस नहीं हो सकता है। 10% अभी भी आ रहे हैं। हाँ, उसको रोका नहीं जा सका है। क्यों रोका इसलिए नहीं जा सका है कि अनेक देशों के साथ जो हमारा कारोबार है ना, तो हम कई बार क्या करते हैं कि इसीलिए मुद्रा, अब जैसे उन्होंने डॉलर के हिसाब से अमेरिकी बैंक में जमा कर दिया। अब अमेरिकी बैंक को हम नहीं मना कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे तो हमने लिखा हुआ कि सारे आपको नोट हम आपसे एक्सेप्ट करेंगे। तो उस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं वो हुआ है। और अब साइज की जो मेजरमेंट के लिए, अभी जयशंकर जी ने पिछले दिनों मुझे लगता है जून जुलाई की बात है, उन्होंने नोट की साइज की बात उठा करके बहुत सारा एक कंसाइनमेंट को कैंसिल करवाया था कि ये उस समय हमने किया था, उसके बाद से हमारा नोट ये है और ये हम इसके लिए पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे सुषमा जी ने उस समय रोका था नेपाल को भी और सिंगापुर बांग्लादेश को भी। तो ये चीज़ें हैं पूरी तरीके से अभी भी, क्योंकि सिस्टम में अभी हम जहाँ से कागज़ ले रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली हमको ही केवल नहीं दे रहा है, क्योंकि केवल हमसे उस कंपनी को मतलब इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो चल पाए। तो उसने वहीं भी कहीं बेचा होगा, तो वो परसेंटेज वाइज हिसाब से मुझे लगता है वो है, और वो मैनेजेबल भी है। तो कागज क्या भारत सरकार नहीं बना सकती है अपना एक्सक्लूसिव? नहीं, हमारे पास वो जो उसके थ्रेड्स होते हैं ना, वो इनबिल्ट करने के उसमें नहीं कैपेसिटी नहीं है नहीं हमारी, capacity इसलिए हम मजबूर हैं। जी। पूरी दुनिया में 3 ही कंपनी है। इतने दिनों बाद आपने ये किताब क्यों लिखी? हाँ, एक्चुअली ये किताब लिखने की योजना तो उसी दिन थी जिस दिन की ये नोटबंदी हुई थी जी। और मैं उसका अध्ययन करता आ रहा था, और उसका कारण ये था कि मेरे घर में ही ब्लैक मनी थी, ये मुझे पता नहीं था जी। मुझे पटना जाना था। मैं उस समय शिवसेना का बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष था जी। मैंने पत्नी से कहा कि मुझे 200 रुपये कम पड़ रहे हैं, मुझे दे दो तो मैं जाऊँगा, सुबह जाऊँगा, शाम को आ जाऊँगा। पत्नी ने कहा कि भाई मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं, आप पैसे तो मुझे देते नहीं। मैंने जीजा जी से मांगा था पैसे, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि 515 या 17 रुपये उनके बैंक अकाउंट में था। और जब मैं पटना में पहुँच ही गया, चूँकि अपनी जिद थी, तो जनरल क्लास का टिकट लेके चला गया, पहुँच गया, होटल में बैठा मीटिंग कर रहा था। तब तक पत्नी का बड़ा घबराया हुआ फ़ोन आया कि तुम कुछ पता चल रहा है, क्या हुआ है? मुझे लगा घर में कोई दुर्घटना हुई होगी। जी। तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा टेलीविज़न देखो। जब टेलीविज़न का देखो कहा, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, घर में कोई नहीं हुआ है, देश में कहीं हो गया होगा। तो फिर ये बात थी कि भाई जैसे बम्बई में अटैक हुआ था, वैसे कहीं कुछ हो गया होगा, पार्लियामेंट पे हुआ होगा। जब नोटबंदी की वो चर्चा देखी मैंने, तो पत्नी ने फिर बाद में कहा कि देख लिए न्यूज़? तो मैंने कहा तो कोई बैंक मैनेजर पहचान का है, कुछ पैसे एडजस्ट करने हैं। मैंने कहा यार कितने? तो 60-65 हज़ार। मैंने कहा अभी तो तुम्हारे पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, कितने पैसे में जहर मिलती है ये बता दो। तो वो हमारी नौज हो गई। फिर जीजा जी से जब हमने कहा तो उनसे भी एक झड़प हुई। तो जीजा जी को मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा 5-7 लाख रुपया। तो मैंने 5 या 7, तो उन्होंने कहा आइए दोनों बैठ करके गिनेंगे। वहाँ से इसको लिखने की योजना थी, लेकिन मैं लिख नहीं पाया है, क्योंकि बहुत एक आलस्य भी था। और फिर मुझे लगा कि कौन इतना, क्योंकि जब आप देखते जाते रहे नया डेवलपमेंट आ रहा है, ये आ रहा है। बैंक के ये नोटबंदी वाले विषय पे जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई याचिका पर, तो मुझे लगा कि ये अब समय आ गया है कि अब इसकी बात की जानी चाहिए। और तब तक 6 साल लगभग गुजर गया था, और 6 साल गुजरने के बाद भी मोदी सरकार को लोग उसी बात पे घेरते थे कि इतने मजदूरों को यहाँ से निकलना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई, लोगों को रोज़गार नहीं मिला और लोग मारे गए, ये हुआ। तो ठीक है, अब वो जो घटना 6 साल पहले है वो अभी भी प्रभावी नहीं है, समय बहुत तेज़ी से बदलता है। और मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जानता हूँ कि कोई भी आर्थिक घटना जो है वो 3 साल में अच्छा या बुरा नतीजा देती है। तो जब 6 साल हो गया, तो इसका मतलब ये मिडिल से मैच्योरिटी की ओर भाग रहा है। तब फिर मैंने इंडस्ट्रीज का स्टडी करना शुरू किया, और मुझे लगा वो बात नहीं हो रही है जो बात होनी चाहिए। गलती हुई, अब उस गलती को पकड़ के नहीं जाया जा सकता, और वो गलती अब सही साबित हो रही है। दर्शकों, आपने देखा कि किस बेबाकी से ओम प्रकाश जी ने सवाल किया, और उतने ही बेबाकी से राजेश झा ने उसका आंसर दिया। आगे भी ये परिचर्चा जारी रहेगी। इसको देखने के लिए हमारे अगले भाग को आप जरूर देखें। धन्यवाद।